हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 5 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जा करके उन सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो सके। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूँगा ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहले वाले वीडियोज देखे हैं। तो आप कोशिश कीजिए पहले वो सभी वीडियो देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने वंशागति के लिए मतलब वंशागति का पता लगाने के लिए कि आखिर किस तरह से ये जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। और मटर के पौधे पे प्रयोग करने के लिए उन्होंने विपरीत लक्षण लिए थे, लेकिन वो लगभग जब अपना प्रस्तुत किए थे सिद्धांत 1865 के आसपास, उस समय इनको कोई मान्यता नहीं मिली। मतलब उनकी वो जो अपना सिद्धांत दिए उनको उस समय के वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांत को नहीं माना, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जो मेंडल का प्रयोग था वो मैथ बेस्ड था, मैथमेटिक्स बेस्ड था उनका। वो कोई भी भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए थे, मतलब ये प्रूफ नहीं कर पा रहे थे कि आखिर जो वो जिसको वो वाहक कह रहे थे या फैक्टर कह रहे थे, वाहक या फैक्टर कह रहे थे, वही है। उसी के कारण क्या होता है कि वंशागति होती है, यानी अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, क्योंकि उनके पास इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, भौतिक प्रूफ नहीं था। वो मैथमेटिक्स के तरीके से इसको प्रूफ कर रहे थे, इसलिए उस समय के साइंटिस्टों ने इनकी बात नहीं मानी, उनके बातों पर तवज्जो नहीं दी। और लगभग 34 वर्ष बाद उनके शोधों को मान्यता मिली। कैसे मान्यता मिली कि बाद में दो साइंटिस्ट हुए, वाल्टर सटन और थियोडी वावेरी। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर मेंडल के जो सिद्धांत थे उनको सही पाया, तब जाकर के मेंडल को वो उनके सिद्धांतों की जो सिद्धांत दिए थे उनको मान्यता मिल सकी। और उसको उन्होंने कैसे किया था, तो क्रोमोसोम का यूज करके। ठीक है, तो वही है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, यानी क्रोमोसोम जैसे वर्क करते हैं वैसे ही जीन भी बिहेव करते हैं। उसी आधार पर वाल्टर सटन और थियोडर वावेरी ने क्या किया कि क्रोमोसोम का थ्योरी दिया, क्रोमोसोम के आधार पे कैसे अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। वाल्टर सटन एक अलग साइंटिस्ट थे और थियोडी वावेरी अलग साइंटिस्ट थे। दोनों अपना अलग अलग प्रयोग कर रहे थे, लेकिन दोनों को लगभग एक जैसे परिणाम मिले। एक जैसे क्या परिणाम मिले कि कोशिका के भीतर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। हाँ, और ये लगभग 1902 के आसपास की बात है। उस समय के साइंटिस्टों को पता चल चुका था कि कोशिका के भीतर क्रोमेटिन होते हैं। ऐसे कोशिका के भीतर क्रोमेटिन होते हैं जो क्या करते हैं, बाद में रूपांतरित होकर के क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ये उस समय के साइंटिस्टों को बाद में पता चल चुका था 1902 के आसपास। और उसी समय अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप भी विकसित हो चुके थे, इसलिए अब जो भी अनुवांशिक पदार्थ था उनका अध्ययन करना आसान हो चुका था, क्योंकि हमारे पास अब अच्छे सूक्ष्मदर्शी मौजूद थे। और साथ ही उस समय जो कोशिका में सूत्री विभाजन होता है या फिर समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन इसी को कहते हैं, या फिर अर्धसूत्री विभाजन, इसके बारे में भी साइंटिस्टों को पता चल चुका था कि कैसे होता है और उसमें कैसे क्रोमेटिन होते हैं और क्रोमोसोम कैसे उसमें रूपांतरित होते हैं। तो उसी समय वाल्टर सटन और थियोडर वावेरी ने कहा कि जो जीन और क्रोमोसोम होते हैं वो लगभग एक जैसे व्यवहार करते हैं, मतलब दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं। कैसे एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो दोनों जोड़ी में होते हैं। जैसे जीन के लिए आप देखे थे, अगर मेंडल के प्रयोग की बात करें तो लंबे पौधे के लिए उन्होंने क्या किया था, टी और टी लिए थे, एलील, और इसको उन्होंने फैक्टर कहा था। तो क्या होता है, एलील होता है, मतलब जीन, एक जीन के लिए दो एलील होते हैं। वैसे ही मतलब ये क्या होते हैं, एलील हमेशा जोड़े में होते हैं। वैसे ही भी क्या थे, जो क्रोमोसोम थे वे भी जोड़े में रहते थे। इसलिए सटन और वावेरी ने क्रोमोसोम की सहायता से जीन की गतिविधियों को समझाया। उन्होंने कहा कि जीन जोड़े में होते हैं जो समजात गुणसूत्र के समजात स्थान पे पाए जाते हैं। समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस, तो समजात गुणसूत्र के समजात स्थान पे पाए जाते हैं। तो जीन और क्रोमोसोम दोनों का गुण एक जैसा होता है, उनका कहना था। ठीक है, और चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्रोमोसोम और जीन में क्या समानताएं होती है, तब हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और चूंकि हम लोग क्रोमोसोम को समझ लेंगे तो जीन को भी समझ लेंगे, वैसे ही जीन भी जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम और जीन एक जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि क्रोमोसोम कैसे व्यवहार करते हैं। ये देखिए,
ये जो ऑरेंज वाला है वो रेड वाले के साथ विसंयोजित हो जाता है, और जो पीला वाला है वो ग्रीन वाले के साथ विसंयोजित हो जाते हैं। और जहाँ पे यह जनन कोशिका का निर्माण होता है, तो देखिए ये ऑरेंज वाला के साथ रेड वाला हो गया और पीला वाला के साथ ग्रीन वाला हो गया। तो ये दो संभावनाएं हैं, दोनों में से कोई से भी हो सकती हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सटन और बाबेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए या रहे कारकों के विसंयोजन का कारण बनेगा। तो सटन और बाबेरी ने क्या तर्क प्रस्तुत किया? उन्होंने क्या कहा कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा, क्या क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना, क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जा रहे कारकों के विसंयोजन के कारण बनेगा। यानी उसके साथ कौन से कारक जा रहे हैं उनके विसंयोजन के कारण बनता है। सटन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, जो मैं आपको बता रहा था। इस विचार के विश्लेषणों का अनुपालन करते हुए थॉमस एंड मॉर्गन तथा उनके साथियों ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत, ये देखिए सेम चीज है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद या फिर वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत की प्रयोगात्मक सत्यापन के लिए यौन जनन उत्पादन विभेदन के लिए खोज के आधार की नींव डाली। अब इस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए जो थॉमस एंड मॉर्गन थे, उन्होंने अनेक सारे अपने साथियों के साथ मिलकर के प्रयोग किए और उन्होंने क्या किया कि यौन जनन के आधार पर उसको खोज का नींव डाला और खोज किया। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो मॉर्गन ने फल मक्खियों, जिसे हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं या फिर ड्रोसोफिला कहते हैं, मॉर्गन ने फल मक्खियों पर किया जो ये ऐसे अध्ययनों के लिए उपयुक्त पाई गई। तो जो मॉर्गन थे वो अपना प्रयोग किस पे किए? फल मक्खियों पे किए। क्यों किए? क्योंकि जो फल मक्खियां थी वो ऐसे अध्ययनों के लिए उपयुक्त पाई गई। क्यों उपयुक्त पाई गई? देखिए, इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता था। देखिए, पहला फायदा क्या है कि प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों में रखा जा सकता है। पहला फायदा है कि सरल यानी आसान, आराम से कृत्रिम माध्यम में आप इन्हें रख सकते हैं। ये अपना जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकते थे। दूसरा फायदा यही मिल गया आपको कि ड्रोसोफिला को उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि अपना पूरा जीवन चक्र मात्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकते थे और इनमें एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति मक्खियों का उत्पादन संभव था। तीसरा ये भी फायदा है कि एकल मैथुन से ही विशाल संख्या में संतति मक्खियों का उत्पादन संभव था। यानी बहुत सारी मक्खियां उत्पादित हो सकती हैं, बहुत सारी मक्खियों का जन्म हो सकता था। अब ज्यादा मक्खियां रहेगी तो उन पर अध्ययन करना आसान रहेगा। साथ ही लिंगों का विभेदन स्पष्ट था। लिंगों को पहचानना भी आराम से पहचान सकते हैं कि कौन मादा है और कौन नर है। नर और मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। साथ ही इसमें आनुवंशिक विभिन्नताओं के अनेक प्रकार थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। तो दूसरा फायदा और अगला फायदा, 3-4 फायदे तो हो ही गए हैं। चौथा फायदा क्या था कि इनमें आनुवंशिक विभिन्नता को आसानी से देखा जा सकता था तथा आसानी से पहचाना भी जा सकता था कि कौन इसमें से नर है और कौन इसमें से मादा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ड्रोसोफिला का फिगर दिया गया है, ये नर है और ये मादा है। आप आसानी से देखकर पहचान सकते हैं क्योंकि जो नर होता है वो छोटा होता है और मादा होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो यही था क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग पुनर्योजन के बारे में जानेंगे, क्रॉसिंग ओवर के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई शिकायत है उससे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।